हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के थर्ड ब्लॉक का 4th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है द्विवेदी युग, और ये बुक का 11th यूनिट है। इस वीडियो में हम द्विवेदी युगीन साहित्य प्रवृत्तियाँ इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने द्विवेदी युग के गद्य पद्य के रचनाकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। हमने देखा कि तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य पर पड़ा था। रचनाकारों की रचनाओं से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याओं को कवियों ने अपना विषय बनाया। युग करवट ले रहा था। घिसी पिटी पुरानी मान्यताएं अपने आप जर्जरित मकान के समान झड़ रही थी। नई मान्यताओं से नए युग के निर्माण की नींव डाली जा रही थी। अब हम इस युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये समझने में कठिनाई ना हो कि बदलाव किस रूप में आया। सर्वप्रथम हम विषय वस्तु को लें। मतलब इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिएगा। उसमें द्विवेदी युग की जो उसमें द्विवेदी युग की जो पृष्ठभूमि थी, उसकी जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियां थी, उन सब विषयों पर हमने डिस्कशन किया था। तो आप वो देख लीजिएगा। इसमें भी यही बताया गया है कि उसकी सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी। ये सब हमने पढ़ लिया है इससे पहले की वीडियोस में। इससे पहले ये जो इसमें लिखा हुआ है, इससे पहले पढ़ लिया है, इससे पहले दिया गया है वो सब। तो किस तरह से द्विवेदी युग में साहित्य आया और किस तरह से जो कवि थे उन लोगों ने नए नए विषयों को अपने उसमें साहित्य में जोड़ा और अपने काव्य का विषय बनाया, ये सब हमने पढ़ लिया है। ये बताया गया है इस पैराग्राफ में, मैंने जो भी पढ़ा है। अब इस युग की विशेषताएं जो है, प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं, उसके बारे में देखें। तो पहली विशेषता है विषयों की व्यापकता। मतलब बहुत सारे विषयों को लेकर लोगों ने, जो लेखक थे और कवि थे, उन लोगों ने बहुत सारे नए नए विषयों को काव्य में जगह दी, अपने काव्य में जोड़ा, साहित्य में उनको स्थान दिया और उनके बारे में लिखा। और उन नए विषयों में उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, जिस प्रकार से अंग्रेज लोगों पर, भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे और उस समय जो भारतीय जनता थी उसके क्या क्या विचार रहे थे, ये सब उस समय के विषय थे। इन सबको विषय बनाकर इस पे लिखा गया था। तो हम देख लेते हैं। हम ये अध्ययन कर चुके हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व के कारण एक नए युग की शुरुआत हुई। द्विवेदी जी स्वयं साहित्यकार थे। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की, किंतु इनके अलावा उनका सबसे बड़ा कार्य था हिंदी भाषा साहित्य को परिमार्जित रूप देना। मतलब द्विवेदी युग में द्विवेदी जी वो थे वो लीडर के रूप में, मतलब लीडर की तरह बन गए थे। जैसे भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक लीडर थे, उनके नाम पर उनके नाम पर युग का नाम पड़ गया था। ऐसे द्विवेदी युग में द्विवेदी जी का नाम पड़ गया था, युग का नाम ही द्विवेदी युग पड़ गया था। उनके जो साथ के लेखक थे वो उनको फॉलो करने लगे थे। तो इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो सबसे बड़ा काम था, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था हिंदी साहित्य को, तो उन्होंने हिंदी भाषा जो थी उसको साहित्य में एक रूप दिया, एक आकार दिया, एक स्थिर रूप दिया, स्थिर आकार दिया हिंदी भाषा को। क्योंकि इससे पहले खड़ी बोली और भारतेंदु युग में खड़ी बोली में भी रचनाएं होती थी और खड़ी बोली में भी रचनाएं होती थी और ब्रज भाषा में भी रचनाएं होती थी। तो खड़ी बोली हिंदी को ही कहते हैं, हिंदी भाषा इसी को ही खड़ी बोली कहते हैं। लेकिन भारतेंदु युग में हिंदी भाषा को यानी कि खड़ी बोली को एक स्थिर रूप नहीं दिया गया था, जो कि द्विवेदी युग में दिया गया। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को एक स्थिर रूप दिया हिंदी भाषा में। वे साहित्यकार से ज्यादा एक महान संपादक के रूप में याद किए जाते हैं। तत्कालीन साहित्यकारों को उत्कृष्ट साहित्य रचना के लिए वे सदा प्रेरित करते रहे। मतलब उस समय के जो साहित्यकार थे वो उनको साहित्य रचना के लिए प्रेरित करते रहते थे हमेशा, और अच्छी रचना के लिए। उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनको विषय बनाकर लिखने के लिए प्रेरित करते थे ये उस समय के साहित्यकारों को। साहित्य किस प्रकार देश के उत्थान में योगदान देता है और उसकी क्रांतिकारी भूमिका किस प्रकार की होती है, उसके संबंध में द्विवेदी जी ने लिखा है। अब ये जो लिखा है ये मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी।
यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं। साहित्य में अलौकिकता की जगह लौकिकता को स्थान मिला। लौकिकता में भी मानवीयता, आदर्शवाद और यथार्थवाद को ही आश्रय मिला। मतलब जैसे लोग अलौकिकता में विश्वास रखते थे, तो उसकी जगह लौकिकता को स्थान मिल गया कि जो संसार में है वही है, वही सच है, इसको स्थान मिला था। और लौकिकता में मानवीयता मतलब लोगों के साथ किस प्रकार से हमें मानवीय गुणों को उभारा इन लोगों ने। इस समय के जो लेखक थे इन्होंने मानवीय गुणों को उभारा कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये सब। और आदर्शवाद, यथार्थवाद, इनको ही आश्रय मिला है। आदर्शवाद और यथार्थवाद, इन पर लिखा गया। अब कल्पना को छोड़कर यथार्थ के धरातल पर साहित्य रचा जाने लगा। जैसे कि उसमें रीतिकाल में कल्पनाएं होती थी, कल्पना के माध्यम से साहित्य लिखा जाता था, रचनाएं होती थी कल्पना के अनुसार। लेकिन आधुनिक काल में ये सब खत्म हो गया और जो यथार्थ था, मतलब जो सच्चाई थी, उसी को आधार बनाकर साहित्य की रचना होने लगी। तत्कालीन सभी साहित्यकारों ने, चाहे वे काव्य रच रहे हों या गद्य रच रहे हों, लोक मंगल और लोक रक्षा को ही ध्यान में रखा। मतलब लोक रक्षा, जो लोक मंगल और लोक रक्षा, मतलब जो उस समय जनता थी उसके जो हित थे उन्हीं को ध्यान में रखकर इन लोगों ने लिखा। चाहे वो साहित्यकार, मतलब चाहे वो लोग काव्य रच रहे हों, काव्यों की रचनाएं कर रहे हों या फिर गद्य रचनाएं कर रहे हों, सभी लेखक ने, सभी साहित्यकारों ने लोगों की जो जनता थी उसका जो हित थे उसको ध्यान में रखकर लिखा। इस प्रकार साहित्य विशिष्ट वर्ग से हटकर सर्वहारा वर्ग तक पहुंच गया। विशिष्ट वर्ग मतलब विशिष्ट वर्ग कहा गया है, जैसे रीतिकाल में विशिष्ट वर्ग था, मतलब जो लोग ज्यादा अमीर होते थे, राजा होते थे, आश्रयदाता होते थे, उन्हीं के बारे में लिखा जाता था। लेकिन आधुनिक काल में सर्वहारा वर्ग, आम लोगों तक पहुंच गया, जनता तक पहुंच गया साहित्य। तो ये कहा गया है इसमें। अब दूसरी इसकी विशेषता है राष्ट्रीय काव्यधारा। इस दौर में अंग्रेजों की शोषण नीतियों से जनता त्राही त्राही कर रही थी। देश का धन विदेश जा रहा था, तो दूसरी ओर यहाँ के कुटीर उद्योग नष्ट हो रहे थे। मतलब अंग्रेज जो थे वो शोषण की नीतियां अपना रहे थे। इस समय द्विवेदी युग में बहुत ज्यादा लोगों ने, अंग्रेजों ने भारतीय जनता के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। यहाँ का जो धन था उसको लूट कर ये लोग विदेश लेकर जाते थे और फिर वहाँ के उद्योगों से सामान बनवा कर लाते थे। वहाँ से सामान बनवा कर लाकर जो भारतीय जनता होती थी उसको बहुत ज्यादा कीमत में बेचते थे ये लोग सामान। यहीं की वस्तुओं को बाहर ले जाते थे, फिर उनको वहाँ से बनवा कर लाकर और यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसों में बेचते थे। तो यहाँ के जो लोग होते थे वो उसको खरीदने लायक ही नहीं होते थे, वो उसको अफोर्ड नहीं करते थे, इतनी ज्यादा उनकी कीमतें होती थी। तो यह है इसमें राष्ट्रीय शासक वर्ग का हर कदम यहाँ की जनता को कुचलने के लिए ही उठता था। दिखावे के रूप में किए गए कार्यों से अप्रत्यक्ष लाभ हुआ। पश्चिम के संपर्क में जनता को पता चल गया कि इस देश में उन्हीं के अधिकारों को दबाया जा रहा है, जिन्होंने वर्षों पहले यूरोप की जनता ने प्राप्त कर लिया था। मतलब पश्चिम के संपर्क में आने से मतलब उस समय जब पश्चिम की अंग्रेजी भाषा का विकास होने लगा था भारत में, तो जब लोग अंग्रेजी भाषा को पढ़ने लगे, यहाँ के लोग, भारतीय जनता, तो उनको समझ आने लगा कि किस तरीके से ये लोग अंग्रेज जो है वो हम लोगों का, भारतीयों का उनके साथ बुरी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उनके जो अधिकार हैं उनको दबा रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ। ये लोगों को समझ में आने लगा था जब उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी यहाँ के लोगों ने। और भारतीय नेताओं से लेकर साहित्यकारों तक और मजदूरों से लेकर किसान तक सभी ने जालिम शासक को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली। अब जब लोगों को ये समझ में आ गया कि उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है, तो यहाँ के नेता जो थे, भारतीय नेता, जितने भी भारतीय नेता थे, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे। आर्य समाज और बहुत सारे तरीके के समाज शुरू कर दिए थे, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए थे, समाज सुधार आंदोलन। और मजदूर जो थे, किसान थे, सभी लोग, पूरी जनता भारत की एक साथ इकट्ठी हो गई और उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमें जो विदेशी शासन है, जालिम शासन यानी कि अंग्रेज, उनको उखाड़ फेंकना है और हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना जाग गई थी, देश प्रेम जाग गया था, तो इसलिए उन लोगों ने ये सोच लिया था। साहित्यकारों ने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए लेखन शुरू कर दिया।
अब जैसे भारतीय नेता थे, उन्होंने आंदोलन चलाए, मजदूरों किसानों ने ये मजदूर किसान और फौजी ये सब लोग इन आंदोलनों में शामिल हुए। इन्होंने अंग्रेजों की सरकार का विरोध किया। ऐसे साहित्यकार भी थे, इन्होंने राष्ट्रीयता पर लिखना शुरू किया, नए नए विषयों को लिया और उस पर इन्होंने लेखन करना शुरू कर दिया, अपनी रचनाएं करनी शुरू कर दी। जैसे ये लोग भारतीय नेता और पूरी जनता भारत की, ये लोग उसमें जुड़ रहे थे आंदोलनों में। ऐसे साहित्यकार लिख रहे थे, लिखकर उसका अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। तो इस तरह से लोगों में राष्ट्रीय काव्यधारा, राष्ट्रीय चेतना जागी थी। तत्कालीन अंग्रेजी सरकार किसी भी ऐसे कार्य को तुरंत बंद करवा देती थी जिससे लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी इस प्रकार के दबाव में नहीं आने वाले थे। अब वही है, जो अंग्रेजी सरकार थी वो ये तो नहीं चाहेंगे कि लोग ऐसा लिखें कि लोग हमारा लेखक ऐसा लिखे कि हमारा विरोध करें जनता। तो जो भी लेखक उनके खिलाफ लिख रहा था, उनके विरोध आवाज उठाता था, तो ये जो अंग्रेजी सरकार होते थे ये उसको बंद करवा देते, वो जो भी लिखता था उसको बंद करवा देते थे। तो ऐसे कहा है कि द्विवेदी जी जो थे वो अंग्रेजों के दबाव में आने वाले नहीं थे, वो अंग्रेजों से डरकर उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। वे कवियों और लेखकों को भय मुक्त होकर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना के लिए प्रेरित करते थे। मतलब ये कवियों और लेखकों को प्रेरित करते थे कि राष्ट्रीयता पर लिखें। कवि जितने भी कवि हैं वो सब राष्ट्रीयता पर लिखें, राष्ट्रीय भावना उनके काव्य में दिखनी चाहिए, और उनको प्रेरित करते थे ये कि पूरी तरह से उनके काव्य में राष्ट्रीय भावना दिखनी चाहिए। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उनको प्रेरित करते थे। तो राष्ट्रीय काव्यधारा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसकी तीसरी विशेषता देख लेते हैं। ये कवियों के बारे में दे रखा है, कवियों ने किस किस प्रकार राष्ट्रीय भावना पर, राष्ट्रीय चेतना पर लिखा, तो ये सारे उनके वो दे रखे हैं काव्य। तीसरी विशेषता है इसकी मानवतावादी दृष्टिकोण। भारतेंदु काल से भारतीय समाज में एक महान परिवर्तन शुरू हो गया था। किसी भी बात को तर्क के आधार पर जांचने के बाद मानने की चेतना का विकास होने लगा। मतलब भारतेंदु युग में ये अंग्रेजी शिक्षा शुरू हो गई थी, और अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आ गया था बाद में भारत में। तो ये लोग जो होते थे, उस समय लोग, भारतीय जनता थी, वो किसी भी बात को पहले तर्क के आधार पर उसकी जांच करते थे और फिर उस बात को मानने लगे थे। जैसे अंग्रेज होते थे, वो तर्क के आधार पर पहले उसकी जांच करते थे और फिर बाद में उस बात को मानते थे। वैसे भारतीयों ने भी करना शुरू कर दिया था। उनमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने लगा था। खंडन मंडन, तर्क वितर्क और बौद्धिक जागरण के लिए सत्य को ढूंढने की प्रवृत्ति जग गई। अब ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, ये नवयुवा जो थे, उस समय के नौजवान लोग जो थे, उनके अंदर आया था ये सब। जो पुराने लोग थे उनकी सोच पुरानी थी, तो वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। और जो नए लोग थे, जैसे कि नौजवान उस समय के कह सकते हैं, या फिर नेता कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं, पढ़े लिखे लोग, तो उन लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार ही वो अपना जीवन जीना शुरू कर देता। तो उस समय जो खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी है और बौद्धिक जागरण, इसको भी इन लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार ही देखना शुरू कर दिया। नीतिशील विवेक की प्रवृत्ति ने साहित्य जगत को भी प्रभावित किया। पश्चिम विज्ञान, आर्य समाज, रविंद्र और गांधी की नई वैचारिक क्रांति के फलस्वरूप पौराणिक मान्यताएं निरर्थक सिद्ध होने लगी। मतलब पश्चिम विज्ञान, पश्चिम की साइंस और आर्य समाज भी समाज सुधारक आंदोलन था, रविंद्र जी और गांधी जी। तो इनकी जो वैचारिक मान्यताएं थी, इनकी जो वैचारिक क्रांति थी, इससे जो पुरानी मान्यताएं थी, पौराणिक मान्यताएं, ये निरर्थक सिद्ध होने लगती, इनका कोई अर्थ नहीं रह गया था। मतलब ये कि उस समय जो लोग होते थे उनके अंदर जैसे कि बहुत सारे कुरीतियां थी समाज में, जैसे कि सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ये सारी कुरीतियां थी। तो लोगों ने इनको मानने से इनकार कर दिया, लोग इनको निरर्थक मानने लगे थे। फिर जब लोगों में समझ आई, तो उनको समझ आ गया कि ये सब गलत है, ये सब गलत कर रहे हैं हम। साहित्य में इस विचारधारा को हम स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। राम और कृष्ण अब देवताओं के रूप में नहीं बल्कि मानवीय रूप में चित्रित होने लगे।
साकेत और प्रिय प्रवास में क्रमशः राम तथा कृष्ण को मानवीय रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। पंचवटी के लक्ष्मण का कथन ये दर्शाता है कि मनुष्यता के द्वारा ही देवत्व की भी उत्पत्ति होती है। मतलब राम और कृष्ण जो होते हैं उनको लोग अब देवता के रूप में नहीं मानने लगे, बल्कि एक मानव ही मानने लगे, अच्छे मानव के रूप में मानने लगे। ऐसे मानव जो कोई भी बुरे काम ना करते हो, उनके रूप में लोग इनको मानने लगे थे, राम और कृष्ण को, ना कि देवता के रूप में। इस प्रकार द्विवेदी, अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, ये सब मैंने नहीं पढ़ा है, ये सब काव्य में बताया गया है कि किस प्रकार लोगों में मानवतावादी दृष्टिकोण जागा था। यहाँ से पढ़ रही हूँ। इस प्रकार द्विवेदी युगीन साहित्य में जहाँ नए नए विषयों का समावेश हुआ, वहीं पुरानी सड़ी गली मान्यताओं की जगह प्रगतिशील विचारधारा का प्रवेश हुआ। साहित्य रचना कर लेखकों ने समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मतलब साहित्य में नए नए विषयों का समावेश हुआ और उसी के साथ साथ पुरानी जो मान्यताएं थी, पुरानी जो सोच थी, उसका मतलब उसको खात्मा हुआ, उसका खात्मा किया गया लोगों ने। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।